साल 2007 परसा ईस्ट और केंटे बसन पीईकेबी कोयला ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित कर दिया गया। साथ में परसा कोयला ब्लॉक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को आवंटित कर दिए गए। इसके बाद से ही हसदेव अरण्य जंगल को लेकर विवाद शुरू हुआ। इस विवाद में सरकार का रुख भी बार बार बदलता रहा। साल 2010 में केंद्र सरकार ने फरवरी और मार्च महीने के बीच हसदेव अरण्य को नो गो एरिया घोषित किया और कोयला निकालने पर रोक लगा दी। इसके बाद अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर से पीईकेबी कोयला ब्लॉक RRVUNL को अलॉट कर दी। जून 2011 में पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने सिफारिश की कि इस एरिया में कोयले की माइनिंग न की जाए क्योंकि इससे इसकी जैव विविधता पर संकट आ सकता है। इसके बावजूद तब के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने भी इसकी मंजूरी दे दी और तर्क दिया कि कोयला खदान जैव विविधता वाले क्षेत्र से दूर है। वन संरक्षण की तैयारी अच्छे तरीके से कर ली गई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें वन संरक्षण में समर्थन देंगी और साथ ही दूसरा फेज तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक पहले फेज में प्लांटिंग ना हो जाए। पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद RRVUNL ने इन खदानों से कोयला निकालने का काम अडानी की कंपनी को दिया, जिसके लिए अडानी समूह ने RRVUNL के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड बनाया, जिसमें 74% हिस्सेदारी अडानी की थी। इस समझौते के तहत अडानी समूह को पारसा ईस्ट और केंटे बसन खदान से निकले कोयले में से धुला हुआ कोयला राजस्थान की सरकारी कंपनी को देना था और निम्न दर्जे के अस्वीकृत कोयले को बेचने के लिए अडानी को छूट दी गई, जिसे चाहे तो वो अपने बिजली स्टेशनों में भी इस्तेमाल कर सकता था। धुले हुए कोयले का मतलब है कि कोयले को एक ऐसी प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें कोयले पर खनन के दौरान लगी राख हट जाती है और प्रति यूनिट कोयले में ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। जो निम्न दर्जे का कोयला इस प्रक्रिया के बाद बचता है उसे अस्वीकृत कोयला कहा जाता है। अब सवाल यह भी है कि जिस अस्वीकृत कोयले का उपयोग अडानी की कंपनी कर सकती है तो उसका उपयोग राजस्थान की सरकारी कंपनी क्यों नहीं कर सकती थी? देखिए, भारत के कोयला भंडारों में राख की मात्रा अधिक है, इसलिए सरकार ने यह कानून बना रखा था कि अस्वीकृत कोयले का उपयोग खदान के 500 किलोमीटर के दायरे में ही करना होगा। लेकिन 2020 में सरकार ने यह कानून खत्म कर दिया। इसके बावजूद अडानी जॉइंट वेंचर पारसा ईस्ट और केंटे बसन से निकले कोयले में से धुले हुए कोयले और अस्वीकृत कोयले को अलग करना जारी रखता है, क्योंकि कोयले की धुलाई के लिए राजस्थान सरकार अडानी की कंपनी को भुगतान करती है। अब यहां पर सवाल यह भी है कि इसकी क्या गारंटी है कि अडानी समूह उच्च गुणवत्ता वाला धुला हुआ कोयला राजस्थान की सरकारी कंपनी को दे रहा है। अडानी समूह भारत का सबसे बड़ा निजी बिजली उत्पादक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ धुला हुआ कोयला अपने स्वयं के बिजली स्टेशनों में गुप्त तरीके से उपयोग कर रहा हो? इसे जानने के लिए साल 2022 में scroll.in के पत्रकार अरुणाव सैकिया ने एक RTI के माध्यम से इंडियन रेलवे का माल ढुलाई का रिकॉर्ड निकलवा लिया। 2021 के रेलवे के रिकॉर्ड से पता चला कि पारसा ईस्ट और केंटे बसन से 15 मिलियन टन कोयला निकाला गया, जिसमें धुला हुआ कोयला 2175 रुपए प्रति टन की कीमत से राजस्थान के छाबड़ा, काली सिंध और सूरतगढ़ बिजली घरों और उसके बिजली बोर्ड की रेलवे साइडिंग को भेजा गया, जबकि अस्वीकृत कोयला अडानी के बिजली स्टेशनों पर पहुंचाया गया, जिसे कोल इंडिया द्वारा लगाए गए सबसे कम दाम से भी कम की दर 450 रुपए प्रति टन पर बेचा गया, जिसमें लगभग 2.6 मिलियन टन कोयला रायपुर एनर्जीज को भेजा गया, जिसे 2019 में अडानी पावर ने खरीद लिया था। 80,000 टन कोयला भूपदेवपुर रेलवे साइडिंग पर उतरा, जिसका उपयोग अडानी पावर के रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड पर किया गया, जिसे पहले कोरबा वेस्ट के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा अडानी पावर के ही महान एनर्जीन लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसे भी पारसा ईस्ट और केंटे बसन से कोयला पहुंचाया गया। अडानी पावर ने इस पावर स्टेशन तक कोयला ले जाने के लिए 1228 रुपए प्रति टन माल ढुलाई किराया दिया। 450 रुपए प्रति टन कीमत वाले कोयले के लिए 1228 रुपए प्रति टन किराया देना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या सच में यह अस्वीकृत कोयला था जिसके लिए अडानी पावर ने 1228 रुपए प्रति टन किराया दिया? देखिए, साल 2021 में अडानी पावर के रायपुर एनर्जीज लिमिटेड पावर स्टेशन की रेलवे साइडिंग पर 5.5 मिलियन टन कोयला आया, जिसमें से 2.6 मिलियन टन यानी कि आधा अस्वीकृत कोयला था, जो पारसा ईस्ट और केंटे बसन खदान से आया।
अडानी पावर का रायपुर एनर्जी लिमिटेड पावर स्टेशन सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन है और इतनी मात्रा में अस्वीकृत कोयले का उपयोग करने से उसके उपकरण खराब हो चुके होते हैं, क्योंकि उसके बॉयलर का थर्मल डिजाइन ऐसा है कि भारी मात्रा में अस्वीकृत कोयले को झेल ही नहीं सकता। इस पावर स्टेशन में या तो धुला हुआ कोयला इस्तेमाल हो सकता या फिर अस्वीकृत और धुले हुए का मिश्रण। तो क्या ये इस बात की ओर इशारा है कि अडानी एंटरप्राइज राजस्थान की सरकारी कंपनी को देने वाला धुला हुआ कोयला अडानी पावर स्टेशनों में पहुंचा रहा था? चलिए आपको एक और उदाहरण से समझाते हैं। अडानी पावर की तरफ से पर्यावरण मंत्रालय को दी गई जानकारी के मुताबिक पारसा ईस्ट और केंटे बसन से निकले अस्वीकृत कोयले का औसत कैलोरी मान 2000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है, जबकि अडानी पावर की एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि रायपुर एनर्जीज पावर स्टेशन में उपयोग किए गए कोयले का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 3600 किलो कैलोरी से 4000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। अब सवाल यह है कि 2000 औसत किलो कैलोरी उत्पादन वाले कोयले से अडानी पावर 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा कैसे बना पा रही है? इसके आसान से दो जवाब हो सकते हैं। पहला तो यह हो सकता है कि अडानी पावर के पास कोई ऐसी एडवांस टेक्निक है जो 2000 औसत किलो कैलोरी उत्पादन वाले कोयले से 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा बना पा रही है। नहीं तो दूसरा जवाब बिल्कुल आसान है कि अडानी पावर राजस्थान की सरकारी कंपनी को दिए जाने वाले धुले कोयले का चोरी से उपयोग कर रही है, जिसकी वजह से यह हुआ कि यह कोयला ब्लॉक समय से पहले ही खत्म हो गया। जब साल 2011 में पारसा ईस्ट और केंटे बसन खदान को खनन के लिए मंजूरी दी गई थी, तब खनन योग्य कोयले की मात्रा 137 मिलियन टन आकी गई। खनन योजना के अनुसार खनिज को 15 वर्षों में निकाला जाना था, लेकिन ठीक 9 साल बाद सितंबर 2020 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर बताया कि खदान में केवल लगभग 20 मिलियन टन कोयला भंडार बचा है। मतलब जो कोयला भंडार 2026 तक निकाला जाना था वो 6 साल पहले 2020 में ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से पारसा ईस्ट और केंटे बसन परियोजना का दूसरा चरण शुरू करना पड़ा, जिसके लिए 1137 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख पेड़ों को काटना पड़ेगा और पहले फेज में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किए बिना ही दूसरा चरण शुरू कर दिया गया। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल के बीचों बीच एक भयंकर लड़ाई चल रही है, क्योंकि हसदेव अरण्य में सदियों से रहने वाले लोग केंद्र के पूंजीवादी एजेंडे के आड़े आ रहे हैं, जिसके चलते इसी साल 17 अक्टूबर को हसदेव अरण्य क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई, जिसमें स्थानीय आदिवासी समुदायों राज्य के अधिकारियों से भिड़ गया। ग्रामीण शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सामना हिंसा से हुआ, क्योंकि सुरक्षा बल औद्योगिक विकास के नाम पर स्थानीय आबादी को विस्थापित करने की योजना के साथ आगे बढ़ रहे थे। आंदोलन को दबाने की क्रूर कोशिश के बाद भी स्थानीय आदिवासी लोग लगातार खनन परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उन्हें विस्थापित न कर दिया जाए, क्योंकि राज्य अपने सबसे कमजोर नागरिकों के अधिकारों और रोजी रोटी को कॉरपोरेट को मुनाफा दिलाने के लिए कुचल रहा है। आदिवासी जो सदियों से जंगलों के मालिक रहे हैं, उन्हें बेदखल किया जा रहा है ताकि अडानी की खदानें चल सकें। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने भूपेश बघेल सरकार में साल 2022 में सर्वसम्मति से पारित हुए ऑर्डर को भी ताक पर रख दिया, जिसमें हसदेव अरण्य की कटाई पर रोक लगा दी गई थी। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को हसदेव अरण्य की कटाई के लिए जिम्मेदार ठहराती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद तो कटाई तेज करने के साथ साथ आदिवासियों पर लाठियां भी बरसाई जा रही हैं। और बीजेपी के नेता दूसरी ओर झारखंड के आदिवासियों को न्याय दिलाने की बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर लाठियां बरसाने वाली पार्टी झारखंड में क्या आदिवासियों का भला सोच पाएगी? खैर, आदिवासी जंगलों के मूल मालिक हैं। आदिवासी हैं, यानी कि सबसे पहले इस देश में आए। उन्हें हटाकर, उन्हें विस्थापित करके एक पूंजीपति को फायदा पहुंचाने का जो ये उपक्रम है, ये देश के साथ गद्दारी नहीं कहा जा सकता क्या? आपको क्या लगता है इस विषय पर? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक आते रहें।